हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर क्लास लेकर पुनः उपस्थित हूं। और पिछली क्लास में मैंने आपको थर्ड पेपर पढ़ाया था, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। और पिछली क्लास में मैंने बताया कि मोरालिटी, नैतिकता क्या होती है। आपको मैंने नैतिकता के बारे में बताया, नैतिकता को रिलेट करके बताया, नैतिकता की आवश्यकता क्या है, नैतिकता की आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में। और मैंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं सभी चीज़ का जो मापदंड है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के नैतिकता से ही होती है। यानी जो एक वाक्य में बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है वही नैतिकता है। यानी धर्म संस्कृति हमें नैतिक सिखाती है, क्योंकि धर्म और संस्कृति के कुछ नैतिक नियम होते हैं और उन नियमों को जो हम फॉलो करते हैं तो वही नैतिकता होती है। अब आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संप्रेषण को एक बार आप भले याद ना रखें, पर कम्युनिकेशन आपके जीवन में इतना ज़्यादा इस समय चल रहा है कि अब लगता है कि कम्युनिकेशन शब्द ही ज़्यादा सुटेबल है बजाय संप्रेषण के। लेकिन ये संप्रेषण आया कहाँ से, संप्रेषण का अर्थ क्या है, तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। तो आते हैं पॉइंट पे। और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में, ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन के साधन है, एसेट्रा एसेट्रा। तो अर्थ में आते हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से बना है। संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से संप्रेषण बना है। अभी कम्युनिकेशन कहाँ से आया, तो जो कम्युनिकेशन शब्द आया वह लैटिन भाषा कम्युनिकेयर से आया है। कम्युनिकेयर, जिसका अर्थ होता है सामान्य बात करना, जिसका अर्थ होता है सामान्य बात करना। अर्थात इस प्रकार कम्युनिकेशन का उपयोग व्यक्ति के सामान्य बातचीत करने से है। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है और कम से कम दो व्यक्तियों के बीच जब संबंध स्थापित किया जाता है और जब उनके बीच विचारों का, अनुभवों का आदान प्रदान होता है तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी संप्रेषण हो रहा है, यानी विचारों का आदान प्रदान करना। यह संबंध तथ्यों पर आधारित हो सकता है, निर्देशों पर हो सकता है, अपने अपने मतों पर हो सकता है, संवेग के रूप में हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। कई रूपों में एक दूसरे से हम बातचीत को जब करते हैं तो वह संप्रेषण के अंतर्गत, कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अतः हम कह सकते हैं कि सूचना, विचार और संदेश भेजने का जो कार्य होता है वह एक पक्षी ना होकर दो पक्षी होता है। जब हम किसी सूचना को भेजते हैं, किसी संदेश को भेजते हैं तो भेजने का माध्यम होता है ना, यानी वहाँ पे किसी सूचना को दूसरे व्यक्ति तक जाना होता है और जब दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, तो उस एवज में प्रतिक्रिया करता है, तब जाके संप्रेषण का कार्य पूरा हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में या संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। अर्थात कम्युनिकेशन या संप्रेषण से तात्पर्य है जहाँ पर दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का विनिमय होता है। विनिमय समझते हैं, अर्थशास्त्र में विनिमय होते हैं चीज़ों को बदलना, यानी जब हम अपने बातों, अपने विचारों को एक दूसरे से रखते हैं, अपने बातों के द्वारा अपने विचारों को जो बदलने का कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं विनिमय। अर्थात जब हम दो व्यक्ति एक दूसरे से अपने विचारों का विनिमय करते हैं तो हम कहते हैं कि संप्रेषण कर रहे हैं या कम्युनिकेशन हो रहा है।
इसका तात्पर्य यही हुआ कि कम से कम यह दो व्यक्तियों के मध्य होता है, अर्थात जो संप्रेषण है वह द्विमार्गी होता है, जिसमें अनुभवों की भागीदारी होती है। इसके अंतर्गत पृष्ठपोषण और अंतःक्रिया होती है, फीडबैक। हम जब किसी चीज़ की अंतःक्रिया होती है, हम या किसी चीज़ से या किसी दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होती है, तो वह अपना फीडबैक देता है, अपना प्रत्युत्तर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच बातों के द्वारा अंतःक्रिया होता है तो बदले में फीडबैक या पृष्ठपोषण की प्राप्ति होती है, तब हम कहीं जाकर कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन पूर्ण हो रहा है। आगे बस समझ में। अब आते हैं इसकी एक परिभाषा ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। परिभाषा है, मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। मैकफारलैंड ने कहा था, ये शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। बात को समझिए, आया अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण का मतलब क्या हुआ, यानी जब दो व्यक्ति बात करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उन विचारों के माध्यम से अर्थ को प्रकट होना चाहिए। यानी वो किस विषय पर अपना संप्रेषण कर रहे हैं, किस विषय पर अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो मैकफारलैंड का कहना था कि जब दो मनुष्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। शब्दों का चयन जब करते हैं तो उसमें अर्थपूर्ण होना चाहिए, तब यह प्रक्रिया संप्रेषण मानी जाएगी। आते हैं दूसरी परिभाषा ले लेते हैं कीथ डेविस के अनुसार। कीथ डेविस ने कहा था कि संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं संप्रेषण जो है वह कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उसे हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? अर्थ समझ में आ गया आपको? परिभाषा समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। तो निम्नलिखित परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि संप्रेषण या संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया है। यानी जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो उन वार्तालाप का एक अर्थ निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संचार या कम्युनिकेशन हो रहा है। इस प्रक्रिया द्वारा तथ्यों, मतों का, विचारों का, भावनाओं का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। अपने अनुभवों को आदमी एक दूसरे से शेयर करता है, अपने विचारों को एक दूसरे से बताता है, अपने मत भी देने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, वह कहीं ना कहीं विचारों, अनुभवों, तथ्यों और संकेतों का आदान प्रदान है। इस कार्यों से जो संप्रेषण पूर्ण होता है वह दोनों प्रकार से हो सकता है, मौखिक प्रकार से भी हो सकता है और लिखित प्रकार से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी हम जब बोलते हैं तो भी कम्युनिकेशन हो सकता है, या किसी को जब लिख कर देते हैं तो भी कम्युनिकेशन होता है। यानी संचार दोनों माध्यमों से होता है, लिखित माध्यम से और मौखिक माध्यम से। तो अब आते हैं, अब ले लेते हैं कि संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नोट करिए। तो संप्रेषण की निम्न विद्वानों और निम्न शिक्षा शास्त्रियों ने निम्न विशेषता बताई। पहला पॉइंट है कि दो व्यक्तियों का होना। तो संप्रेषण की विशेषता है कि कम से कम एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं करेगा, कम्युनिकेशन पूर्ण नहीं माना जाएगा। खुद एक व्यक्ति
कोई भी संप्रेषण कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया। तो जब दो व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं यानी विचारों को एक दूसरे से बांटते हैं तो हम कहते हैं कि संप्रेषण हो रहा है। लेकिन अंतःक्रिया कब होगा? जब उसका फीडबैक आएगा यानी उसका प्रत्युत्तर भी जब आएगा तो हम कहते हैं कि अंतःक्रिया हो रहा है। नेक्स्ट है अनुभवों की भागीदारी। तो संप्रेषण के माध्यम से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के अनुभव होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। अपने अनुभव को एक व्यक्ति बताता है और बदले में जो दूसरा व्यक्ति उस संप्रेषण के माध्यम से जुड़ता है वो भी अपने अनुभव को दूसरे व्यक्ति से बताने का प्रयास करता है। यानी दोनों व्यक्ति जो हैं वो अनुभवों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है विचारों का आदान प्रदान। तो संप्रेषण कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान है। अब विचार क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी बारे में बात करता है या किसी के बारे में बताता है या किसी तथ्य के बारे में करता है तो सामने वाला व्यक्ति उस तथ्य के बारे में आकलन करता है, उस पर विचार करता है और विचार करने के उपरांत अपनी बातों को उसको बताता है, यानी अपनी अभिवृत्ति को बताने का प्रयास पहले व्यक्ति से करता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो संप्रेषण है वह कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट आएंगे अर्थपूर्ण शब्दावली। तो ये मेन चीज ये है कि कम्युनिकेशन तभी सफल माना जाता है जब उसका कोई अर्थ निकले। यानी जब दो व्यक्ति किसी चीज का आदान प्रदान करते हैं या संचार करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो जब भी कोई वार्तालाप होती है तो उस वार्तालाप का एक उचित अर्थ निकल कर आना चाहिए। तो जब एक उचित अर्थ निकल कर आता है तो हम कह सकते हैं कि वार्तालाप या कम्युनिकेशन सफल है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं शिक्षण प्रभावशाली। तो शिक्षण प्रभावशाली से तात्पर्य क्या है इसको समझिए। किसी भी कार्य को उत्तम बनाने के लिए जब तक हम संप्रेषण नहीं करेंगे, संचार नहीं करेंगे, उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। शिक्षण कार्य में अगर छात्र और शिक्षक के मध्य कम्युनिकेशन नहीं होता है, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, शब्दावलियों का आदान प्रदान नहीं होता है, अपनी बातों रखने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती है, तब तक शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है। यानी किसी भी समस्या का जो समाधान है वह कम्युनिकेशन के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। अगर मेरे अंदर कोई विचार है तो हम जब तक आपसे बताएंगे नहीं तब तक तो मेरे अंदर ही बड़ा हुआ है। आप मेरे विचारों को कैसे समझ पाएंगे? अगर मेरी तकलीफ़ों को आप कैसे समझ पाएंगे जब तक हम आपको बताएंगे नहीं? तो शिक्षण कार्य में तो अति आवश्यक है संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही छात्र और शिक्षक एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और जब छात्र शिक्षक से अंतःक्रिया करता है तो बदले में उसे फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के माध्यम से वो संतुष्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य में या शैक्षिक संस्थान में कम्युनिकेशन अति आवश्यक है और ये इसकी विशेषता भी है। नेक्स्ट है संप्रेषण की प्रक्रिया। तो जब कोई भी कार्य चलायमान होती है तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। यानी संप्रेषण जो कार्य है या कम्युनिकेशन है एक प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत संपादित होने का काम करती है। यानी कोई भी चीज प्रक्रिया से चलती है ना, नियम से चलती है, एक नियमावली होती है। तो हम उसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस के अनुसार कोई कार्य होता है। अगर आपको बात करनी है तो दीवार से बात करिए, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस तो तभी है ना कि जब हम दो व्यक्तियों का होना उसके लिए आवश्यक है। यानी एक नियम है, एक प्रोसेस के अनुसार प्रक्रिया चलायमान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय है। इसमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है और जब तक एक से दो व्यक्ति नहीं होंगे तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अर्थात
एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो आइए उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जान लें कि किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा संप्रेषण पूर्ण होता है। तो सबसे पहले आते हैं, हेडिंग आपकी है संचार स्रोत सामग्री। संचार यानी सोर्स एंड कंटेक्ट, सोर्स और कांटेक्ट के द्वारा किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो स्रोत से अभिप्राय है उस व्यक्ति से, स्रोत से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संचार को भेजता है। ठीक है, यानी पहला व्यक्ति संचार को भेजता है और फिर दूसरा व्यक्ति पृष्ठ पोषण करके दूसरे की तरफ संचार को भेजता है। यानी कि संचार में कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। इसके माध्यम से वह कहीं ना कहीं विचारों को अपना आदान प्रदान करता है। अतः समाचार भेजने वाला व्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभ करता होता है और जो ग्रहण करता है वह कहीं ना कहीं प्राप्तकर्ता की श्रेणी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि संचार स्रोत प्रक्रिया के अंतर्गत दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से ये प्राप्त करता और दूसरा है संप्रेषण प्रक्रिया। यानी जब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं या संचार करते हैं तब जाके कहीं ना कहीं संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। दूसरी है संचार माध्यम। तो संचार माध्यम से तात्पर्य है कि माध्यम से अभिप्राय कि बिना कम्युनिकेशन, बिना माध्यम के संपन्न ही नहीं हो सकता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी संचार माध्यम अर्थात जिनके द्वारा विचारों को भेजा जाता है और ग्रहण किया जाता है। यह माध्यम शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं, प्रत्यय भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है। यानी जिनके माध्यम से हम संचार को भेजने का कार्य करते हैं उसे हम संचार माध्यम कहते हैं। इसमें शारीरिक भाषा भी हो सकती है, हाव भाव भी हो सकते हैं, यानी आदि भाषाओं का प्रयोग किया करते हैं। अब इसके अंतर्गत संचार का माध्यम जिसके द्वारा हम संचार की प्रक्रिया को पूरी करते हैं तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि कागज पेन भी हो सकता है, ठीक है, टेलीफोन की व्यवस्था भी हो सकती है। सांकेतिक भाषा में कोई ऐसी चीज़ दें जिसके द्वारा आप उस चीज़ को संकेत के रूप में समझ सकें। जैसे पहले तार की व्यवस्था चलती थी संचार माध्यम में और पत्र आता था, वो भी संचार का माध्यम था। अब आज के ज़माने में नई नई तकनीकी के माध्यम में, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम में वीडियो है, मोबाइल है, आपका रेडियो है, ये सब चीज़ें हैं, इंटरनेट है, ये सब क्या है? ये सब संचार के नए नए माध्यम है, आधुनिक माध्यम है। इन माध्यमों के द्वारा संचार या कम्युनिकेशन पूर्ण किया जा रहा है। नेक्स्ट है सूचना को लिपिबद्ध करना। तो सूचना को लिपिबद्ध करने से तात्पर्य है कि किसी भी सूचना को हम लिखकर प्रेषित कर सकते हैं सामने वाले को। यानी इसलिए लिपिबद्ध किया जाता है सूचना को कि जिससे कि हम किसी सूचना को किसी माध्यम से दे रहे हैं तो उसको लिपिबद्ध करने का कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो बीच में माध्यम है उस माध्यम के द्वारा उसमें किसी प्रकार का रुकावट ना आए। यानी कि अगर हम चिट्ठी को लिखकर भेजते हैं और किसी को हम बर्बरी कोई बात कहते हैं तो मौखिक बात में परिवर्तन हो सकता है, परंतु लिपिबद्ध माध्यम में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब लिपिबद्ध रूप में वो लिख दिया गया है तो सामने वाला व्यक्ति जब किसी चीज़ को लिखकर किसी माध्यम से पहुंचाता है तो जो प्राप्त करता है उसको उसी रूप में पढ़ता है। यानी जो सूचना है वो लिपिबद्ध करना एक प्रकार का माध्यम है। नेक्स्ट है अनुवादन। अनुवादन या कूटानुवादन,
डिकोडिंग इसको बोलते हैं। तो इसकी आवश्यकता जो है मेन पड़ती है वो कहीं ना कहीं सेना के अंतर्गत आती है या गोपनीय विभाग के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्राप्तकर्ता को उपयुक्त सूचना की प्राप्ति होनी चाहिए, अन्यथा उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी किसी बात को अगर हम कहते हैं तो उस बात को सामने वाला समझने के लिए तत्पर हो, यानी अनुवादन। मान लीजिए हम पेन लेने जाते हैं, अब कोई वो व्यक्ति मूक है, मूक यानी बोल नहीं पा रहा है, तो इशारा करके बुक स्टॉल पे जाता है, बताता है। तो जब कूटना संकेत देता है तो सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो संकेत के द्वारा पेन उसको देता है। यानी संकेत ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसको आसानी से समझ ले। ये भी संचार का माध्यम होता है। जो व्यक्ति हैंडीकैप होते हैं अपनी बातों को रखने के लिए अनुवादन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है कि प्राप्तकर्ता ने सूचना या विचार को किस रूप में समझा और किस प्रकार से उसका प्रतिवादन किया या अनुक्रिया किया। अर्थात किसी भी चीज को सुनकर किस प्रकार से हम उस पर रिएक्ट करते हैं, ये भी बात को समझना चाहिए। अगर संप्रेषण करने वाला व्यक्ति, अगर संप्रेषण हम कर रहे हैं और प्राप्तकर्ता जो है उसको किस तरह से रिएक्ट करता है, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हम किसी बात को जब कहते हैं तो अपने भावों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं न कहीं जो प्राप्तकर्ता होता है वो भावों के द्वारा उस शब्द को या उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। यानी भाव जो है वो कहीं न कहीं आपके शब्दावली को चेंज कर देते हैं, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो कहीं न कहीं गलत भी हो सकती। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। तो प्राप्तकर्ता से अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति सूचना या विचारों को प्राप्त करता है तो इनमें से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्राप्तकर्ता सूचना या विचार को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक उस प्राप्तकर्ता को सूचना का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। यानी कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, इस बात को आप, इस चीज को अगर आप लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं ये इसको टच करेगा या इसको भी टच करेगा। यानी कि प्राप्तकर्ता जो सूचना ले रहा है उसके अर्थ को भली भांति समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। क्योंकि आजकल के भाषा जो है, आजकल का जो कम्युनिकेशन का स्तर है वह थोड़े से भाषा में अधिक शब्दावली का प्रयोग होता है। तो ये भी ध्यान देने वाला होता है कि प्राप्तकर्ता किस तरह से उन बातों को ले रहा है और किस तरह से उन बातों को लेकर प्रतिक्रिया कर रहा है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि प्राप्तकर्ता किस विचार का व्यक्ति है, यानी सूचना का जो माध्यम है या सूचना जो हम दे रहे हैं उसको किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया को करता है। और लास्ट पॉइंट है सहायक या बाधक तत्व। तो सहायक या बाधक तत्व से अभिप्राय ये है कि जो स्रोत जिससे कम्युनिकेशन जा रहा है, स्रोत से प्राप्तकर्ता तक सूचना या विचार को बिना किसी बाधा या बाधा सहित पहुंचाने से है। अर्थात सहायक या बाधक तत्वों से संप्रेषण की प्रभावशीलता घटती या बढ़ती है। ये तत्व संप्रेषण की सफलता और असफलता पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर सुन लीजिए कि सहायक या बाधक तत्व एक ऐसे तत्व होते हैं जो कहीं न कहीं संचार के माध्यम का प्रयोग करते हैं और संचार में कहीं ना कहीं बाधक तत्व अपने विचारों को माध्यम के द्वारा जब भेजते हैं तो कहीं ना कहीं वह माध्यम उन विचारों को अलग ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य करता है, जिससे कहीं ना कहीं उस अर्थ को बदलाव आता है, जिससे द्वेष भी आ सकता है और अच्छा भी आ सकता है।
यानी कि सहायक या बाधक तत्व, यानी किसी बातों को जब हम भेजते हैं किसी माध्यम से या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो हम जिन बातों को जैसे कहते हैं, अगर उन बातों को उसने ज्यों का त्यों कहा तो वो अर्थपूर्ण रहा, या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया तो उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। यानी कि जो सूचनाएं जाती हैं उसमें सहायक लोग भी होते हैं और बाधक तत्व भी होते हैं। यानी जो स्रोत देता है सूचना को, तो जो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वह सहायक के तौर पे भी कार्य करता है और कहीं ना कहीं बाधक तत्व के रूप में भी कार्य करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है या आपका संप्रेषण है, निम्न प्रक्रियाओं के द्वारा होकर गुजरता है, तब जाकर कहीं कम्युनिकेट या संचार की पूरी विधि संपन्न हो पाती है। यानी निम्न चरणों के द्वारा संचार या कम्युनिकेशन का कार्य पूर्ण हो पाता है। यानी इतना आसान नहीं है कि हमने किसी बात को कहा और आप तक पहुंच गई तो आपने उसका अर्थपूर्ण ढंग से विवेचन कर लिया। ये जरूरी नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इन सब बातों को फॉलो करना पड़ता है, यानी अनुकरण करना पड़ता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।